नमस्ते बच्चों, कल हमने रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित रेखाचित्र बाल गोविंद भगत पढ़ना आरंभ किया था, जिसमें बेनीपुरी जी ने बताया था कि भगत जी एक गृहस्थ होते हुए भी साधु संत के उनके अंदर पूरे लक्षण विद्यमान थे। एक साधु की तरह वो रहते थे, सबसे सच्चा व्यवहार करते थे, झूठ नहीं बोलते थे और किसी की चीज़ों का वो प्रयोग नहीं करते थे, साथ ही स्पष्टवादी व्यक्ति थे। तो उनके जो सारे गुण थे एक सज्जन की तरह थे, तो लेखक उन्हें कहते हैं कि गृहस्थ होते हुए भी वो सन्यासी थे। तो इन सब गुणों के अलावा लेखक को सबसे ज़्यादा उनके जिस गुण ने प्रभावित किया था वो था उनका गायन करना, गान करना। वो कबीर के पद गाया करते थे और उनका कंठ इतना मधुर था, इतना अच्छा था कि सारे कबीर के पद उनके मुंह से निकलकर सजीव हो उठते थे, सुनने वाले बस आनंदमग्न हो जाते थे। तो आज उन्हीं के गायन का वर्णन लेखक ने आगे किया है, उसे हम पढ़ेंगे। अलग अलग मौसम में किस तरह से वो गीत गाया करते थे ये बताया है बच्चों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लिखा है, देखिए, आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ का महीना बच्चों, आषाढ़ का महीना अभी अभी गया है, सावन का महीना है ना। हिंदी महीनों के नाम मैंने आपको दिए थे। तो आषाढ़ का महीना चौथा महीना है हिंदी महीनों में, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ठीक है। तो आषाढ़ के महीने में बारिश होती है, जून और जुलाई का समय है। इस समय की बात बताई है। इस समय और गांव घरों में क्या करते हैं बच्चों, रोपाई का काम चलता है, धान रोपे जाते हैं इस समय, ठीक है। खेत पानी से भरे होते हैं। तो उसी समय के उस गांव के बाल गोविंद भगत जी के गांव का शब्द चित्र यहाँ पर लेखक ने उपस्थित किया है। बता रहे हैं वो समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, मतलब गांव के सारे लोग खेतों में थे क्योंकि सभी को रोपाई करनी थी। कोई हल चला रहा था, किसी के वहाँ हल चलाए जा रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, रोपाई हो रही, पौधे रोपे जा रहे हैं। और धान के पानी भरे खेतों में, क्योंकि रोपाई के लिए खेतों में क्या होना चाहिए, पानी भरा होना चाहिए। पानी भरे खेत थे तो बच्चों को आनंद आ रहा था, वो पानी में उछल कूद मचा रहे थे। और जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा यानी नाश्ता लेकर आई थी, भोजन उनके लिए लेकर मेड़ पर बैठी थी। मेड़ क्या होती है, मिट्टी की जो थोड़ी सी मिट्टी को उठाकर बना देते हैं ना पंक्ति सी, जिससे कि दो खेत विभाजित हो जाए, तो उस पर महिलाएं बैठी हुई थी, ठीक है। और मौसम कैसा है बताने, देखिए, आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठीक है। पूरे आसमान में बादल छाए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, धूप नहीं आई है। कह रहे हैं ठंडी पुरवाई चल रही है, पुरवाई पूरब से बहने वाली हवा, ठीक है, पुरवाई चल रही है। तो ऐसे ही समय में जबकि बरसात का मौसम है, सारे खेतों में लोग हैं, कोई हल जोत रहे हैं, कोई रोपाई कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। कहीं से कह रहे हैं एक आवाज आ जाती है, किसी का स्वर गूंज उठता है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। तो कह रहे हैं पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कि किसका स्वर गूंजा, सभी को पता था कि ये बाल गोविंद भगत जी का स्वर है। अब क्या बताया उनके बारे में, बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो भी रोपाई का कार्य कर रहे हैं और उनका पूरा शरीर कीचड़ में लिथड़ा यानी कीचड़ में लथपथ है, क्योंकि पानी भरा हुआ खेत है तो कीचड़ होना तो स्वाभाविक ही है। तो इस तरह से वो रोपनी कर रहे हैं और उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है और उनकी अंगुलियां एक एक करके लाइन से धान के पौधों को खेत में लगा रही है, ठीक है। और साथ में देखो उनका गायन किस तरह से चल रहा है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। और वो गायन भी कर रहे हैं। तो क्या क्या कह रहे हैं, कहा है लेखक ने उसके बारे में, वो ऐसा गाना गाते हैं कि संगीत रूपी जीना, जीना यानी सीढ़ी, तो उनके जो स्वर हैं कह रहे हैं संगीत रूपी सीढ़ी पर चढ़कर कुछ स्वर्ग की ओर, ईश्वर की ओर भी जा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर से संबंधित उनकी वाणी इतनी दैवीय उनकी वाणी है कि ईश्वर की ओर भी लगता है उनके ये शब्द जा रहे हैं। साथ ही कुछ शब्द किसकी ओर भी आ रहे हैं, पृथ्वी के लोगों की तरफ। आप देखिए कितनी तन्मयता का माहौल हो जाता है उनके इस गायन से। बताया है, देखिए, बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। क्या बता रहे हैं कि बच्चे उनके संगीत को जब सुनते हैं तो खेलते हुए ही झूमने लगते हैं वहीं पर। और जो औरतें मेड़ पर खड़ी थी वो भी, उनके भी होंठ कुछ गाने के लिए बुदबुदाने लगते हैं, कांपने लगते हैं, वे भी गुनगुनाने लगती हैं। और जो लोग हल चला रहे हैं वो भी एक क्रम में
ताल देने लगते हैं। जब हम बहुत अच्छा संगीत सुनते हैं जो हमें पसंद होता है तो पैर खुद ही ताल में उठने लगते हैं। तो यही स्थिति वहाँ भी है, तन्मय उनका संगीत चल रहा है, मस्त संगीत चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं देखो, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। सब लोग एक ताल में आ जाते हैं संगीत की, और रोपनी जो लोग कर रहे थे उनकी अंगुलियां भी उसी संगीत के जादू से प्रभावित हो जाती हैं, एक क्रम में चलने लगती हैं। तो लेखक उनके संगीत के लिए कह रहे हैं, बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? वास्तव में ये संगीत है या जादू है जो कि सारे लोगों को अपने वश में कर ले रहा है। ठीक है, सभी लोग विस्मित हैं उनका यह संगीत सुनकर। तो ये तो बच्चों थी कौन से महीने की बात? आषाढ़ के महीने की बात। अब दूसरे महीने की ओर गए लेखक बता रहे हैं भादों के महीने की बात। भादों की वह अधेरी अधरत या भादो, जिसे क्या शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, भाद्रपद का महीना, जो कि सावन के बाद आएगा। श्रावण का जो महीना अभी चल रहा है ना सावन का, इसके बाद आएगा अगस्त और सितंबर में ये महीना चलता है। तो कह रहे हैं भादों में अधेरी आधी रात का समय है, और अभी थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, बहुत तेज बारिश हुई है। एक समय की बात है जब ऐसा हुआ था, तेज बारिश अभी खत्म हुई है। और बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। क्या कह रहे हैं, अभी तक भले ही क्या हो, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, तो हो सकता है आपने बाल गोविंद भगत का संगीत नहीं सुन पाए होंगे आप, लेकिन अब क्या है, जो झिल्ली कहता है ना, जो कीड़ा रात को बोलता है, सन्नाटे में आवाज आती, उसकी आवाज आ रही है। और दादुर, दादुर यानी मेंढक, बरसात के बाद निकल आते हैं, तो मेंढकों की टर टर का जो कोलाहल है, कह रहे हैं वो बाल गोविंद भगत के संगीत को कम नहीं कर सकता। फिर से वो गाने लगे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही। खंजड़ी एक वाद्य यंत्र है, ढपली की तरह का होता है, तो वो उसको बजाते जा रहे हैं और गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सकिया चिहुक उठे ना। देखो कबीर के पद गाया करते थे, कबीर दास जी पिया कहते हैं ईश्वर को। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो कि ईश्वर तो कहाँ है, हमारी गोद में ही है, लेकिन फिर भी क्या समझ रहे हैं, जो उनकी आत्मा संबंधी यानी जो मनुष्य है वो क्या समझता है कि ईश्वर मेरे पास नहीं है, तो बार बार उसकी आत्मा ईश्वर को पाने के लिए चमक उठती है, चिहुक उठती है, चीख पुकार करने लगती है, जबकि ईश्वर कहाँ है, उसके पास ही है। इस तरह का वो गीत गा रहे हैं। तो लेखक बता रहे हैं, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। तो जब ऐसा मौसम है, मूसलाधार बारिश हुई है, सब लोग अपने घरों में हैं, अंधेरा छाया हुआ है, और अचानक से उनके गाने की आवाज़ सुनते हैं, तो सारे लोग ऐसे ही चौंक पड़ते हैं जैसे आधी रात में क्या हो गई हो, अचानक से, अकस्मात यानी अचानक बिजली कौंध उठी हो, बिजली चमक उठी हो और बिजली का गर्जन हुआ हो। ठीक, अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। क्या कह रहे हैं, सारा संसार तो इस समय सन्नाटे में सोया है, और बाल गोविंद भगत का संगीत लोगों को जगा रहा है, खुद भी जागा हुआ है। क्या गा रहे हैं देखो फिर से हो, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ये भी एक भजन है बच्चों, जिसमें किसी भी व्यक्ति को मुसाफिर कहते हुए कहा गया है कि सतर्क रहो, गठरी में चोर, गठरी लेने के लिए चोर लगे, यानी कभी भी कुछ हो सकता है, तो सतर्क रहना है। इसलिए इस तरह का गीत गाकर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं, सभी को जगा रहे हैं। ठीक, ये हो गई भादों के महीने की बात। अब कार्तिक के महीने की बात बताने लेखक, कार्तिक आया नहीं, कार्तिक आश्विन के बाद आता है, श्रावण भाद्रपद आश्विन के बाद फिर कार्तिक, अक्टूबर नवंबर के महीने की बात है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती थी। कार्तिक से लेकर फागुन, हिंदी का महीनों में जो अंतिम माह है फागुन का, फाल्गुन माह फरवरी मार्च में जो होगा, उस समय तक कह रहे हैं इनकी प्रभातियां चलती थी। प्रभाती होती है सुबह गाया जाने वाला गीत। ठीक है, बच्चों को जगाने के लिए भी जो गीत गाए जाते हैं उन्हें भी प्रभाती कहते हैं। तो उस समय ये कौन सा गीत गाएंगे, कार्तिक माह से फाल्गुन माह तक प्रभाती गाएंगे। अब कैसे गाते थे बता रहे, देखो, इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर। तो सुबह उठ जाते थे वो, कार्तिक से फाल्गुन तक, ठंड का महीना भी आ जाएगा बीच में, पौष माघ, ये सारे महीने भी आ जाएंगे, तो वो एकदम सुबह जग जाते थे और नदी स्नान के लिए घर से 2 मील दूर चले जाते थे। 1 मील होता है बच्चों लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर, तो 2 मील दूर जाते थे, और वहाँ से जब लौट कर आते थे नहा धोकर, तो
तो गांव के बाहर ही एक तालाब था। तालाब के पास एक भीड़ा यानी थोड़ी ऊंची जमीन थी। वहां पर बैठकर अपनी खंजड़ी ले लेते और अपने गाने टेरने लगते यानी गाने गाने लगते थे। तो लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। ठीक है, तो कह रहे हैं मैं तो सुबह के समय उठता नहीं हूँ, कह रहे हैं लेखक, बेनीपुरी जी बता रहे हैं कि मैं देर तक सोता हूँ, लेकिन एक दिन इतनी जब ठंड थी दांत किटकिटाने वाली, माघ के महीने, माघ यानी कब होता है, जनवरी फरवरी, आप जानते हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। ठीक है, तो कह रहे ऐसी ठंड में, दांत किटकिटाने वाली ठंड में सुबह के समय उनका जब मैंने संगीत सुना तो मैं कहाँ तक चला गया, पोखरे तक चला गया, तालाब के पास तक चला गया। और जब वहाँ जाकर लेखक ने देखा, देखते हैं अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे अर्थात अभी रात ही थी, अभी सुबह भी नहीं हुई थी। और थोड़ा थोड़ा क्या हो गया था बता रहे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी। लोही यानी सूर्य आने वाले हैं, अर्थात थोड़ी लालिमा सी छा जाती है, तो पूरब दिशा में कह रहे हैं थोड़ा लाल लाल सा प्रकाश हो गया था। और शुक्र तारा भी दिखाई दे रहा था, जो कि आसमान की लालिमा को, आसमान के लाल रंग को और बढ़ा रहा था उस ओर। और क्या था मौसम, देखिए माघ के महीने में जैसा होता है, सब और कुहासा छाया हुआ था, कोहरा छाया हुआ था खेत में, बगीचों में, और इतना सन्नाटा था कि सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। सारे वातावरण में लगता था जैसे एक रहस्य छाया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस समय बाहर था नहीं, इतनी ठंड थी। आवृत यानी ढका हुआ, सारे वातावरण में लगता था कि एक अनोखा रहस्य भरा हुआ है। तो ऐसे ही रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई में, घास होती है ना कुश एक, उसकी चटाई बिछाकर पूरब दिशा की ओर मुंह करके और काली कमली ओढ़े, काला कंबल ओढ़कर बाल गोविंद भगत जी अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे, बजा रहे थे। उस ठंड में उन्हें कोई असर ही नहीं कर पाती थी वो ठंड, वो आराम से बैठे हुए थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। शब्दों का तांता लगा था अर्थात क्रम से गाते जा रहे थे और लगातार खंजड़ी बजाते जा रहे थे। और बता रहे हैं कि वो गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, इतने सुरूर में आते, सुरूर यानी जोश में आ जाते थे, इतने उत्तेजित हो जाते कि लगता था आप गाते गाते ये बैठे नहीं रहेंगे बल्कि खड़े होकर गाने लगेंगे, इतने जोश में आ जाएंगे। और जो कंबल था, कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, वो गाते गाते उन्हें होश ही नहीं रहता था, वो बिल्कुल गाने में तन्मय थे, मस्त थे, तो कंबल उनके सिर से नीचे सरक आता था। कह रहे हैं मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। तो लेखक कह रहे हैं कि माघ का महीना था, मैं जब वहां आया मैं ठंड से कांप रहा था, लेकिन बाल गोविंद भगत जी गाते गाते क्या हो गए थे, इतने ज्यादा तन्मय हो गए थे और इतना वो परिश्रम कर चुके थे गाने का कि तारे की छांव में, जब तारों की छांव थी, तारे थे ना उस समय, लगभग सुबह हुई नहीं थी पूरी तरह से, तो कह रहे हैं उस समय भी उनके माथे में श्रम बिंदु अर्थात पसीना, मस्तक के श्रम बिंदु, श्रम करने से पसीना आता है ना, तो उसी को कहा है श्रम बिंदु, तो उनके माथे में पसीने की बूंदें तब भी दिखाई पड़ती थी। ठीक है, तो बच्चों आज हमने देखा कि अलग अलग मौसम में किस तरह से बाल गोविंद भगत जी का गायन चलता था। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि गर्मियों में वो कैसे गायन करते थे, कैसे सारे लोग उनके साथ शामिल हो जाते थे, और उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष आखिर कहाँ तक था, कहाँ तक उनके गायन की सीमा थी, ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज आप ध्यानपूर्वक ये वीडियो सुने। धन्यवाद।